अध्याय सेकंड समाप्त होने के बाद अब आपका जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, परागण निषेचन तथा भ्रूण कोष व भ्रूण का परिवर्तन। तो इसमें आज जो इस वीडियो स्टार्ट होगी उसमें आप परागण के प्रकार और परागणों के माध्यमों के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परागण की एक सीधी सी सटीक परिभाषा है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण क्रिया कहलाता है। परागण क्रिया कहलाता है। तो परागण की परिभाषा ये हो गई कि परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण क्रिया कहलाता है। अब परागण होता कितने प्रकार का है? तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको इतना कुछ लिखा है आपको कि सबसे पहला हो गया आपका परागण की डेफिनेशन कि एक परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही परागण क्रिया कहलाता है। परागण मुख्यतः आपके दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा आपका परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए पहला पढ़ें स्वपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण की जो डेफिनेशन बनती है वो आपकी इस प्रकार से बनेगी कि परागण उसी पुष्प, या आप ये कह सकते हो कि किसी पादप के परागण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प को परागित करते हैं या वर्तिका को निषेचित करते हैं, परागण कहलाता है। परागण के पुष्प उसी पुष्प या फिर उसी पादप के अन्य पुष्प को परागित करते हैं, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण। इसमें लिखा है कि परागण के पुष्प उसी पुष्प आप ये लिख सकते हो कि या तो उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प को परागित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, हम ये कह सकते हैं कि कोई एक पादप है, इसके परागण इसी वर्तिका को निषेचित करते हैं या परागित करते हैं, स्वपरागण कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसके परागण इसको और इसके परागण इसको निषेचित करते हैं, वो आपका स्वपरागण कहलाता है। तो इसके आधार पर स्वपरागण भी आपके दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। पहला है आपका, जो पहला प्रकार है वो आपका स्वजातीय, या कह सकते हो आप कि स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, इसे स्वयुग्मन को आप ये भी कह सकते हो ऑटोगेमी,
कि परागण के पुष्प उसी वर्तिका पर पहुंचते हैं। किसी पादप के पुष्प उसी पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं, वो आपका स्वपरागण कहलाता है। किसी पादप के पुष्प उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, स्वयुग्मन कहलाता है। इसमें मैंने आपको इतना लिखा है कि किसी पादप के पुष्प उसी पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं या स्थानांतरित होते हैं, वह स्वयुग्मन कहलाता है। जैसे इस पुष्प के परागण इसी पुष्प की वर्तिका को निषेचित करते हैं, वो आपका स्वयुग्मन कहलाता है। ये देखा जाता है आपके मटर में। अब दूसरा है, ये स्वयुग्मन हो गया। नंबर सेकंड आपका सजातीय परागण। अब सजातीय परागण पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लेना। किसी पादप के पुष्प उसी पुष्प की वर्तिका के अतिरिक्त आपके उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिका को क्या करते हैं, परागित करते हैं। इस पुष्प के परागण इसकी वर्तिका को निषेचित करते हैं और इसके परागण इसी वर्तिका को निषेचित करते हैं। यह आपका स्वजातीय परागण कहलाता है। किसी पादप के पुष्प उसी पादप के अतिरिक्त अन्य पुष्पों की वर्तिकाग्र को निषेचित या परागित करते हैं, सजातीय परागण कहलाता है। ये देखा जाता है आपका ककड़ी और आपके लौकी में। इसके दो एग्जांपल है आपके ककड़ी और ककड़ी की अतिरिक्त ले लीजिए आप मक्की में, क्योंकि मक्की में स्पष्ट देखा जा सकता है, ककड़ी और मक्का। यहाँ पे मैंने आपके स्वपरागण के दो प्रकार लिखा दिए। स्वयुग्मन किसी पादप के पुष्प उसी पुष्प की वर्तिका को, यानी एक ही पुष्प में परागण उसी वर्तिका को निषेचित करते हैं, वह स्वयुग्मन कहलाता है। दूसरा है कि किसी पादप के पुष्प उसी पादप पुष्प के अतिरिक्त अन्य पुष्प को भी वर्तिका को स्थानांतरित या परागित करते हैं, ये कहलाता है आपका सजातीय परागण। आप ये समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, ये किसी पादप पर एक पुष्प है, ये अन्य दूसरा पुष्प है, ये अन्य तीसरा पुष्प है। तो इसके जो परागण है इस पुष्प को परागित करते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त दूसरे परागण की वर्तिका को निषेचित करते हैं या परागित करते हैं या स्थानांतरित होते हैं, यह आपका सजातीय परागण कहलाता है। यह आपका ककड़ी और मक्की में देखा जा सकता है। अब स्वपरागण हो गया। अब इसके बाद आती है आपके कि स्वपरागण के अनुकूलन व युक्तियां। स्वपरागण की युक्तियां व अनुकूलन। अब पौधे में क्या अनुकूलन होने चाहिए जिससे पौधे में स्वपरागण हो? तो पहला जो है आपका अनुकूलन है वो आपका द्विलिंगी या कह सकते आप उभयलिंगिता, उभयलिंगिता, बाइसेक्सुअलिटी। यानी अगर किसी पुष्प में स्वपरागण कराना है तो पहली शर्त ये होती है कि वह पुष्प आपका द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब एक ही पुष्प में आपके जायांग व पुंकेसर, जायांग व पुंकेसर उपस्थित हो, उस पुष्प में आपके या उस पौधे के पुष्प में आपका स्वपरागण हो सकता है। दूसरा है समकालपक्वता, उभयलिंगिता। देखिए इसका एग्जाम्पल हो दीजिए, इसका एग्जाम्पल है आपके मटर। अब समकालपक्वता, समकालपक्वता इसका मतलब होता है सम माने समान,
और परिपक्व यानी एक ही समय में आपका जायांग और पुंकेसर का परिपक्व हो वह समकालपक्वता कहलाता है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि किसी पुष्प में उपस्थित जायांग और पुंकेसर का एक साथ ही या एक साथ परिपक्व हो वो आपका समकालपक्वता कहलाता है, और उसमें जो अनुकूलन होगा वह स्वपरागण के लिए होगा। इसमें एक ही समय में जो परिपक्व होता है उसका एग्जाम्पल आपका गुल अब्बास और आपके सदाबहार। गुल अब्बास और दूसरे आपके सदाबहार। दोबारा समझ लीजिए, समकालपक्वता कि किसी भी पुष्प में जायांग और पुंकेसर का परिपक्व एक साथ हो उसमें आपके स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। गुल अब्बास और सदाबहार में ये देखा जा सकता है। ये दो हो गए। और तीसरा है आपका उन्मूलियता। तीसरा है आपका अनमूल्यता। ये ऐसे पुष्प होते हैं जो सदैव बंद रहते हैं। ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं। अगर सदैव बंद रहते हैं तो इसमें परपरागण तो होगा नहीं, तो उसी पुष्प के पुंकेसर उसकी जायांग अथवा वर्तिका को क्या करेंगे, निषेचित करेंगे। इसमें का एग्जाम्पल है आपका वायोला और दूसरा आपका कनकुआ। ये एग्जाम्पल है आपका उन्मूलियता। दोबारा समझिए तीनों। उभयलिंगता कहलाती है कि जायांग व पुंकेसर का एक साथ परिपक्व हो, वो आपके देखा जाता है आपके मटर में। इसमें जायांग व पुंकेसर एक साथ ही परिपक्व होते हैं जिससे स्वपरागण होता है। दूसरा समकालपक्वता, इसमें आपके जायांग व पुंकेसर एक साथ ही परिपक्व होते हैं, वो आपके गुल अब्बास और सदाबहार में। तीसरा है अनमूल्यता, इसमें पुष्प सदैव बंद रहते हैं अर्थात कभी नहीं खुलते, तो इसमें आपका जो स्वपरागण होगा इसमें वायोला और कनकुआ में देखा जा सकता है। ये स्वपरागण हो गया। अब इसके बाद आइए आपका परपरागण। परपरागण जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, परपरागण में हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परपरागण होता है वो माध्यम के द्वारा ही होता है। इसमें आप कह सकते हो कि पौधे के पुष्प में जो परागण होते हैं वो एक ही जाति के या अपनी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प को परागित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों में परागकणों का स्थानांतरण होता है, और यह स्थानांतरण जैविक व अजैविक माध्यम द्वारा संपन्न होता है। परपरागण जो होगा इसके अंतर्गत एक ही जाति के, मतलब जो पौधे होंगे एक से अधिक पौधे होंगे, एक ही जाति के होंगे, एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों में परागण का स्थानांतरण अर्थात परागण क्या होंगे, अन्य पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होंगे, और यह स्थानांतरण आपका जैविक व अजैविक माध्यम के द्वारा होता है। इसमें जैविक है आपका कीटों के द्वारा, पतंगों के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा होता है। अजैविक में आपके जल के द्वारा, वायु के द्वारा परागण होगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है आपकी कि जो परपरागण की जो युक्तियां हैं वो अनुकूलन, यानी
पौधों में या पुष्पों में जो पर परागण होता है उसके लिए क्या अनुकूलन होते हैं? पर परागण के अनुकूलन या युक्तियां। तो पर परागण के संपन्न हेतु पौधों में या पुष्पों में कुछ युक्तियां होती हैं। नंबर पहला है स्वबंधता। स्वबंधता यानी किसी पुष्प के परागण अगर मान लीजिए उसी पुष्प की वर्तिका में पहुंच जाते हैं तो अनुकूलित अवस्था में होकर भी उस वर्तिका को वो अंकुरित नहीं होते। उसी पुष्प के परागण वर्तिकाग्र पर अनुकूलन होने के बावजूद अंकुरित नहीं होते। इसमें शर्त ये होती है कि मान लीजिए कि उस पौधे के परागण उस वर्तिका पर स्थानांतरित हो भी जाते हैं, किंतु कुछ ऐसी अनुकूलित अवस्था होती है वहां वो अंकुरित नहीं होते हैं, अर्थात पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। ये आपके राखी बेल, अंगूर और पेटूनिया में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल में राखी बेल, अंगूर और आपके पेटूनिया, ये स्वबंधता देखी जा सकती है। दूसरा जो अनुकूलन है, नंबर सेकंड जो अनुकूलन है वो आपका एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब होता है कि पर परागण के लिए पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है। एक लिंगी का मतलब होता है कि एक पुष्प में आपका जायंग हो और एक में आपका पुंकेसर या परागकोश स्थित हो। तो इसमें आपका तुरई, लौकी, कद्दू, इसमें तो आपने नॉर्मल रूप से देखा होगा कि जो कद्दू जो काफी फल होता है, जो पतले व्रंत वाला जो पुष्प होता है वो नर पुष्प होता है और जो मोटे व्रंत वाला होता है वो आपके मादा पुष्प होता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नर पुष्प और मादा पुष्पों को क्या करते हैं, अलग अलग उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो अनुकूलन है इसमें आपका भिन्न कालपक्वता। भिन्न काल पक्वता, इसमें आपके पुंकेसर व जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अगर अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो सीधी सी बात है आपका पर परागण क्रिया होगी। भिन्न काल पक्वताओं में पुंकेसर और जायंग आपके अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं और ये आपके दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है आपका पुपूर्वता। पुपूर्वता में ये होता है कि इसमें आपका नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं। नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं। ये जो नर पुष्प जो परिपक्व हो जाते हैं वो आपके जो देखा जा सकता है वो गुड़हल और कपास, सूरजमुखी इत्यादि में। गुड़हल, कपास और आपके सूरजमुखी में आपने देखा होगा सबसे जो पहले आपके नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं गुड़हल, कपास और सूरजमुखी में। दूसरा जो है इसका स्त्री पुपूर्वता
इसमें आपका मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं। इसमें तो नर पुष्प पहले परिपक्व हो रहे थे, अब इसमें आपके मादा पुष्प सबसे पहले परिपक्व होते हैं। ये आपका ब्रैसिकेसी और आपके रोजेसी कुल में देखा जा सकता है। ब्रैसिकेसी व रोजेसी कुल में देखा जा सकता है। ये दो कुल हैं, एक ब्रैसिकेसी और दूसरा रोजेसी कुल में। इसके अतिरिक्त आपका स्त्री पुरुषता जो पाई जाती है वो चंपा और आपके बरगद के पुष्प में भी देखा जा सकता है कि मादा पुष्प सबसे पहले परिपक्व होता है। तो ये हो गया। अब दूसरा आपका आता है जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट है आपका, वो हर्कोगेमी, जिसे बोलते हैं अवरुद्ध परागणता। हर्कोगेमी एक नंबर पूछा जाता है कि कुछ पौधों में आपके प्राकृतिक संरचनात्मक आकार की अवरोध होते हैं, जिससे आपके स्वपरागण नहीं होता, तो उसमें आपकी परपरागण क्रिया होती है। नंबर 4 अवरुद्ध परागणता ऑब्लिक हर्कोगेमी। इसमें आप लिख दीजिए पुष्प में संरचनात्मक व आकारिकीय प्राकृतिक अवरोध पाए जाते हैं। हर्कोगेमी क्या कहलाता है कि पुष्प में संरचनात्मक स्ट्रक्चर, आकार की मार्फोलॉजी, अवरोध, प्राकृतिक अवरोध पाए जाते हैं, जिससे आपका स्वपरागण ना होकर आपका परपरागण होता है। जैसे आपका कैरियोफिलेसी कुल, कैरियोफिलेसी कुल, ये जो कैरियोफिलेसी जो कुल है आपका, इसमें आपकी वर्तिका जो होती है, वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटे होते हैं। जब वर्तिका आपकी लंबी होती है, इसमें वर्तिका भी अगर लंबी होगी और पुंकेसर छोटे होंगे, तो उसमें तो अपना ही परागण अर्थात स्वपरागण ना होकर कौन सा हो जाएगा आपका परपरागण। तो ये कैरियोफिलेसी कुल में पाया जाता है। दूसरा जो आपका वो कलिहारी, दूसरा एग्जांपल है कलिहारी। इसके पुष्प में जो परागण जो होते हैं वो दूर दूर जाकर स्फुटित होकर बिखर जाते हैं। परागकण स्फुटित हो जाते हैं, यानी स्फुटित कैसे हो जाते हैं, दूर दूर जाकर स्फुटित हो जाते हैं और अपनी बातें आपको निषेचित नहीं कर पाते हैं। ये आपका कहलाता है आपका कलिहारी में ये देखा जा सकता है। तीसरा है आपका विषम वर्तिकात्व। नंबर 5 विषम वर्तिकात्व। इसका सबसे पहले लीजिए आप एग्जाम्पल प्रमूला। जो प्रमूला है, आप प्रमूला लिखें। प्रमूला की आपकी दो प्रजाति होती हैं, दो जाति पाई जाती हैं। पहली जो जाति है उसमें वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटे होते हैं। दूसरी जो जाति पाई जाती है उसमें वर्तिका छोटी व पुंकेसर लंबे होते हैं। यानी प्रमूला की जो आपकी जो जाति पाई जाती है वो दो जाति पाई जाती है। एक में वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटे, दूसरे में वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे होते हैं। तो स्वपरागण ना होकर इसमें परपरागण की संभावना बनती है। तो ये तो हो गया आपके परपरागण। अब
इसके बाद पर परागण के अनुकूलन व युक्तियां आपने पढ़ ली। अब बात आती है पर परागण की विधियां कि पर परागण जो माध्यमों के द्वारा जो संपन्न हो रहा था वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा हो रहा था। पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जैविक व अजैविक माध्यमों के द्वारा परपरागण होता है, अर्थात इन माध्यमों के द्वारा परागण एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें पहला नंबर 1 है आपका वायु परागण। वायु परागण अर्थात वायु के द्वारा परागणों का स्थानांतरण। तो देखिए जो वायु परागण होता है उसकी कुछ शर्तें होती है कि वायु परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं वो अत्यधिक संख्या में क्या करते हैं, परागणों को स्फुटित करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके परागण जो होते हैं चिकने, हल्के, शुष्क होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच जाते हैं। ये आपका घास और दूसरा है आपका टाइफा। इसमें आपके वायु के द्वारा परागण होता है। घास में आपकी रोमिल ऑब्लिक पक्षमावी वर्तिका पाई जाती है, वर्तिकाग्र पाई जाती है। टाइफा में आपके ब्रुश समान वर्तिकाग्र पाई जाती है जो परागणों को क्या करती है, ग्रहण करती है। ये तो हो गया आपका वायु परागण। इसके एग्जाम्पल आपने लिख दिए घास और टाइफा। दूसरा जो परागण है आपका वो जल परागण है। नंबर 2 जल परागण। जो हाइड्रोफाइटिक जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जो परागण की क्रिया होती है वो आपके जल के द्वारा होती है। और जल परागण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका अधोजल परागण। अधोजल में जो परागण होता है कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जिसमें परागण जल की सतह के द्वारा होता है। जलीय सतह द्वारा मतलब पानी बहता है और परागण एक पुष्प से दूसरे में बहकर या उस दिशा में बहकर अन्य पुष्प की वर्तिका को ग्रहण परागित करते हैं, वो आपके अधोजल परागण कहलाता है। और अधोजल परागण के जो एग्जाम्पल है आपका ज़ोस्टेरा और सेरेटोफिल्लम। सेरेटोफिल्लम और आपके ज़ोस्टेरा। दोबारा समझ लीजिए, अधोजल परागण ये जो परागण क्रिया होती है वो जल की सतह पर होती है। सेरेटोफिल्लम और आपके ज़ोस्टेरा में ये दिखाई देता है। दूसरा है आपका अधिजल परागण। अधिजल परागण ये आपका जो परागण होता है वो जल निगमन पादपों में होगा, यानी जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए पादप होते हैं उसमें आपके जल निगमन पादपों में ये अधिजल परागण पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल जो दिया आपकी बुक में सिर्फ एक ही दिया है वो आपका बेलिस नीरिया। बेलिस नीरिया में आपका अधिजल परागण होता है। अब इसके अतिरिक्त ये नहीं है कि आपके जितने भी जलीय पौधे होते हैं कि सभी में आपके जलीय परागण पाया जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आपके जल में होने के साथ साथ उनमें अन्य माध्यमों के द्वारा परागण क्रिया पाई जाती है, जैसे आपका पोटामेजिटोन और आपका मेरियोफिल्लम। पोटामेजिटोन, मेरियोफिल्लम ये जलीय पौधे होते हैं। इनमें आपके
कीटों के द्वारा परागण होता है। पौधे तो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, किंतु परागण क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा। पोजामेटियन और आपका मेरियोफिल्लम में आपके कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है। अब इसके बाद जो परागण क्रिया होती है पर परागण की, वो आपके कीटों के द्वारा अधिकांश आबद्ध बीजियों में 80% जो परागण क्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। अब कीटों के द्वारा जो परागण क्रिया होती है तो उसमें पुष्प में जो अनुकूलन होते हैं, वो पुष्प जो होते हैं वो आपके चमकदार, रंगीन, गंध युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, आपके चमकदार, रंगीन व गंध युक्त होते हैं। ये जो परागण क्रिया जो देखी जा सकती है वो आपके सरसों, साल्विया, आर्किड इत्यादि में। सरसों, साल्विया, आर्किड व आक में। कीट परागण की जो एग्जाम्पल है सरसों, साल्विया, आर्किड व आक इत्यादि में कीट के द्वारा परागण होता है। कीटों के बाद अब आते हैं आपके पक्षी परागण। कुछ पक्षी होते हैं, पक्षी परागण। देखिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके मकरंदों को ग्रहण करते हैं। यानी कुछ जो पौधे होते हैं वो अत्यधिक सुगंधित मकरंद को स्रावित करते हैं, जिससे कीट अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये जो की पक्षी परागण पाया जाता है वो आपका कटिबंधीय पादपों में सबसे अधिक पाया जाता है। या मैं ये कह सकता हूँ जितने भी आपके जीरोफाइट प्लांट होते हैं उससे कटिबंधीय पौधे जो होते हैं उसमें आपका पक्षी के द्वारा परागण क्रिया पाई जाती है। इसमें आपके जो वर्तिका होती है, किसी में आपका नलिकाकार होती है, किसी में पाइपनुमा होती है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके तंबाकू, कैलीस्टेमोन और आपका एरिकेसिकुल जो पक्षी द्वारा परागण होता है। तंबाकू, कैलीस्टेमोन और आपके एरिकेसी कुल के पादपों में पक्षी के द्वारा परागण होता है। पक्षी परागण के बाद समझ लीजिए कि ये पुष्प आपके आकर्षित मकरंद उत्पन्न करते हैं, जिससे पक्षी क्या करते हैं, भोजन के लिए आकर्षित होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय पादप अर्थात जीरोफाइट प्लांट होते हैं। तंबाकू, कैलीस्टेमोन और आपके एरिकेसी कुल में ये देखा जा सकता है। पक्षी परागण हो गया। अब इसके बाद आ जाइए नंबर 5 पर आपका चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण जो रात्रिचर पादप होते हैं, रात्रिचर जो पादप होते हैं उसमें पुष्प जो होते हैं हमेशा रात्रि खुलते हैं। जो रात्रिचर जो चमगादड़ होते हैं वो भोजन हेतु मकरंद का सेवन करने हेतु पुष्पों पर बैठते हैं और परागण एक पुष्प से दूसरी पुष्प पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। या पर कदम, कचनार, बालम खीरा इसके एग्जाम्पल है। कदम, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली, ये इसके एग्जाम्पल है जो आपकी चमगादड़ द्वारा परागण होता है। अब कुछ अन्य परागण क्रियाएं भी होती हैं, जैसे अन्य परागण क्रियाएं, कुछ अन्य जीव जंतुओं के द्वारा भी क्रिया होती है। जैसे आपके सर्प वृक्ष, ये पौधे हैं, आर्किड, इनमें घोंघों के द्वारा परागण क्रिया होती है।
दूसरा है गुलमोहर और आपकी सेमल। इनमें जो परागण क्रिया होती है वो गिलहरी के द्वारा होती है। यानी अन्य परागण जो क्रियाएं होती हैं, पहला है आपका सर्पवृक्ष और आर्किड, इसमें घोंघों के द्वारा, गुलमोहर और सेमल में आपकी गिलहरी के द्वारा होती हैं। तो ये इस वीडियो में आपने पढ़ा परागण क्रियाएं। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन क्या होता है या त्रिसंयोजन क्या होता है।